चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अनुराग ठाकुर की शिकायत पर राहुल गांधी को नोटिस, लोकसभा में अभद्र भाषा के इस्तेमाल का लगा आरोप। दोस्तों, लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने सदन में इडियट और अंधभक्तों जैसे शब्दों के इस्तेमाल को लेकर राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। इसमें उनसे 28 अगस्त 2026 तक जवाब मांगा गया है। यह नोटिस बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दी गई शिकायत के आधार पर जारी किया गया। दोस्तों, अनुराग ठाकुर ने 30 जुलाई 2026 को राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने असंसदीय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, लेकिन सदन के नियम 353 के तहत इसके लिए पर्याप्त पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस के मेलोनी वाले मजाक पर बड़ा बवाल, विदेश मंत्रालय बोला बात को सम्मान से रखा जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस की जॉर्जिया मेलोनी पर टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इटली के साथ हमारे मजबूत संबंध हैं, इन्हें और मजबूत करना चाहते हैं, कोई भी बात आदर के साथ रखनी चाहिए। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्र सरकार की विदेश नीति पर तंज कसा था। इस दौरान कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी उनके साथ चुटकी ली थी। राहुल गांधी ने कहा था कि पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया कि गले पड़ना ही विदेश नीति है। इस दौरान उन्होंने मंच पर संदीप दीक्षित के साथ मिलकर गले लगने का एक्ट भी किया था। रचनात्मक कांग्रेस कन्वेंशन में बोलते हुए राहुल गांधी ने कई मुद्दे उठाए थे। इसी बीच उन्होंने विदेश नीति को लेकर कहा था कि पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अजीब चीजें घुस जाती है, इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। इस दौरान उन्होंने संदीप दीक्षित को सामने बुलाया था और फिर एक्ट करते हुए उन्हें जोर से गले लगा लिया था। इसके बाद उन्होंने कहा था कि इनको लगता है कि गले लगना ही फॉरेन पॉलिसी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बैंकॉक एयरपोर्ट पर 28 घंटे से फंसे हैं 200 भारतीय। एयर इंडिया की फ्लाइट से वापस लौटना था, तकनीकी खराबी आई। दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एयरपोर्ट पर भारत के 200 लोग गुरुवार शाम से फंसे हुए हैं। वे एयर इंडिया की फ्लाइट से भारत लौट रहे थे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट रनवे से वापस आ गई। यात्रियों में कई मध्य प्रदेश के भी हैं। उनका कहना है कि एयर इंडिया ने न तो फ्लाइट कैंसिल की और न ही रिफंड किया। एयर इंडिया ने शुक्रवार शाम 7:15 पर फ्लाइट रवाना होने का दावा किया था। रात 8 बजे तक फ्लाइट नहीं उड़ी थी। हालांकि बोर्डिंग शुरू हो गई। इससे पहले कई यात्री दूसरी फ्लाइट से भारत लौट आए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रशांत किशोर ने शराबबंदी को बताया फर्जी, कहा उड़ता बिहार बन रहा राज्य, घर घर पहुंच रहा सूखा नशा। दोस्तों, जनसुराज पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान दावा किया कि बिहार में लागू शराबबंदी कानून पूरी तरह से फर्जी है और इसके कारण राज्य अब उड़ता पंजाब की तर्ज पर उड़ता बिहार बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो भविष्य में समाज को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों, बांकीपुर में स्थानीय समस्याओं पर पूछे गए सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि इलाके के हर वार्ड में स्थानीय लोग सूखे नशे को लेकर शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह पिछले 3 साल से लगातार कह रहे हैं कि राज्य में शराबबंदी कानून फर्जी साबित हुआ है। भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों और शराब माफियाओं की मिलीभगत से आज नशा घर घर तक पहुंच रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि 2 साल पहले ही उन्होंने कहा था कि यह फर्जी कानून बिहार को उड़ता बिहार बना देगा और अब वही हकीकत सबके सामने आ रही है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस्लामिक नाटो और मजबूत हो रहा, जुड़ने को बेसब्र अरब दुनिया की सबसे बड़ी सेना वाला देश भी। दोस्तों, मध्य पूर्व में एक नई सुरक्षा व्यवस्था उभरती दिख रही है। मिस्र अब मक्का संयुक्त रक्षा समझौते में शामिल होने के करीब पहुंच चुका है, जबकि पाकिस्तान को उस उभरते गठबंधन का रणनीतिक केंद्र माना जा रहा है, जिसे एनालिसिस मुस्लिम नाटो बता रहे हैं। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने 7 अगस्त को मक्का में त्रिपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत तीनों देशों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला सभी पर हमला माना जाएगा। यह सामूहिक रक्षा की व्यवस्था नाटो के आर्टिकल 5 जैसी है। अब दोस्तों, मिस्र के शामिल होने की संभावना से यह गठबंधन पूर्वी भूमध्य सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी और दक्षिण एशिया तक फैले 4 देशों के समूह का रूप ले सकता है। उधर दोस्तों, मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल अती ने गुरुवार को कहा कि काहिरा इस समझौते में शामिल होने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। हालांकि रक्षा दायित्वों से जुड़े संवैधानिक और कानूनी पहलुओं की समीक्षा अभी बाकी है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने मिस्र को सभी मुद्दों पर स्वाभाविक साझेदार बताया और कहा कि कुछ तकनीकी मामलों के सुलझने के बाद काहिरा के शामिल होने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
टीवी पर अब 12 मिनट विज्ञापन की सीमा हुई खत्म, सरकार ने बदले नियम, चैनलों को मिलेगी ज्यादा आजादी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों पर 1 घंटे में अधिकतम 12 मिनट विज्ञापन दिखाने की सीमा हटाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से टीवी प्रसारण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और चैनलों के लिए कारोबार करना आसान होगा। हालांकि नया नियम तभी लागू होगा जब संशोधित नियमों को राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। दोस्तों, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि 12 मिनट की सीमा साल 2006 में लागू की गई थी। उस समय देश में केवल 62 टीवी चैनल थे और केबल टीवी का नेटवर्क मुख्य रूप से एनालॉग तकनीक पर चलता था। इसकी क्षमता सीमित होने के कारण दर्शकों के पास चैनलों के विकल्प भी कम थे। इसके बाद टीवी क्षेत्र में तेजी से बदलाव आया। अब देश में 900 से अधिक टीवी चैनल चल रहे हैं। केबल टीवी का पूरी तरह डिजिटीकरण हो चुका है। इसके अलावा डीडीएच, केबल टीवी, HITS और IPTV जैसी सेवाओं के विस्तार से दर्शकों के पास सैकड़ों चैनलों के विकल्प उपलब्ध हैं। मंत्रालय के अनुसार टीवी प्रसारण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ बाजार की स्थिति भी बदल गई है। ऐसे में साल 2006 में बनाए गए विज्ञापन संबंधी नियमों की दोबारा समीक्षा की जरूरत महसूस हो रही है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अग्निवीरों को फायर सर्विस जेल विभाग भर्ती में 20% आरक्षण, उम्र सीमा और PET में छूट, CAPF में 50% आरक्षण पहले से घोषित। दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने पूर्व अग्निवीरों को राहत देते हुए दिल्ली सरकार के 2 प्रमुख विभागों में सीधी भर्ती के दौरान 20% आरक्षण देने का फैसला मंजूर कर लिया। यह निर्णय भारत सरकार की तरफ से पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए बनाई गई नीति के तहत लिया गया है। दोस्तों, दिल्ली गृह विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इस फैसले से न केवल युवाओं को सेना से आने के बाद दिल्ली में स्थायी नौकरी मिलेगी, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में उम्र सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा PET में भी विशेष छूट मिलेगी। संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत उपराज्यपाल ने भर्ती नियमों में यह प्रावधान दिया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आ गया महिंद्रा का नया शेयर, दमदार फीचर्स और हाईलैक्स से 12 लाख रुपए है सस्ता। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। महिंद्रा ने एक ऐसी गाड़ी से पर्दा उठा दिया है जिसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे। इसका इंतजार वैसे कई सारे लोग बहुत समय से कर रहे थे। दोस्तों, SUV के आगे कुछ अलग और दमदार चाहिए तो अब एक नई चीज आ गई है। उसका नाम है स्कॉर्पियो लाइफ स्टाइलर। यानी कि दोस्तों, स्कॉर्पियो एन के मजबूत प्लेटफॉर्म पर बनी ये गाड़ी बाहर से जितनी रौबदार दिखती है, कीमत के मामले में उतनी ही चौंकाने वाली भी है। टोयोटा हाइलैक्स और इसूजू वी क्रॉस जहां 25 लाख रुपए के पार से खेल शुरू करते हैं, वहीं महिंद्रा कह रही है कि उसकी नई पिकअप की एंट्री 19.87 लाख रुपए के नीचे रहेगी। यानी कि दोस्तों, मुकाबला सिर्फ गाड़ी का नहीं है, बल्कि महिंद्रा ने सीधे कीमत के मोर्चे पर भी बिगुल बजा दिया है। स्कॉर्पियो लाइफ स्टाइलर उसी लाइफ स्टाइल पिकअप का प्रोडक्शन रेडी मॉडल है जिसे कंपनी द्वारा 2023 में बतौर ग्लोबल पिकअप कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने पेश किया था। दोस्तों, स्कॉर्पियो एन वाले बॉडी ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म पर तैयार यह पिकअप ट्रक भारत में टोयोटा हाइलैक्स और इसूजू वी क्रॉस जैसी गाड़ियों को सीधी टक्कर देगा। खास बात यह है कि महिंद्रा इसे अपने कंपटीटर्स के मुकाबले काफी कम कीमत में लेकर आ रहा है। हाइलैक्स के मुकाबले इसकी कीमत करीब 12 लाख रुपए सस्ती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोना आज 708 रुपए घटकर 1.52 लाख पर आया। चांदी 370 रुपए गिरकर 2.33 लाख रुपए पर आई। जी हाँ दोस्तों, आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 708 रुपए घटकर 1,52,363 रुपए पर आ गया। इससे पहले इसकी कीमत 1,53,071 रुपए थी। वहीं दोस्तों, 1 किलो चांदी 386 रुपए घटकर 2,33,842 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। बात करें दोस्तों कैरेट के हिसाब से क्या चल रही है सोने की कीमतें, तो दोस्तों शुद्धतम सोना यानी कि 24 कैरेट सोना 1,52,363 रुपए प्रति 10 ग्राम का है। जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट और 18 कैरेट की कीमत क्रमशः 1,39,565 रुपए और 1,14,272 रुपए प्रति 10 ग्राम है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जुलाई में थोक महंगाई 9.87% से घटकर 9.78% हुई। ईंधन और बिजली में थोड़ी राहत, लेकिन खाने पीने की चीजें महंगी हुई। दोस्तों, जुलाई में थोक महंगाई दर मामूली घटकर 9.78% हो गई है। एक महीने पहले जून में 9.87% थी। जुलाई की दर जून के मुकाबले 0.09% कम रही। दोस्तों, आज यानी कि 14 अगस्त को सरकार ने ये आंकड़े जारी किए हैं। महंगाई दर घटकर 9.78% आने का मतलब यह है कि सामान सस्ता नहीं हुआ है, बल्कि उसके महंगे होने की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। यानी कि जो सामान पिछले साल इस समय थोक बाजार में 100 रुपए का मिल रहा था, वो आज लगभग 109.78 का है। कीमतें नीचे गिरने के बजाय अब भी बढ़ रही है, बस उनके बढ़ने की रफ्तार थोड़ी कम हुई है जुलाई के मुकाबले।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की HPCL रिफाइनरी में फिर लगी आग। ऑयल लीकेज से हुआ हादसा 15 मिनट में बुझाई गई। उद्घाटन से एक दिन पहले भी आग लगी थी। दोस्तों राजस्थान के बालोतरा में देश की सबसे हाईटेक हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड HPCL की रिफाइनरी में एक बार फिर आग लग गई है। शुक्रवार शाम करीब 6 बजे क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में ऑयल का रिसाव हो रहा था, जहां चिंगारी के बाद आग लग गई। हालांकि आग लगते ही रिफाइनरी का फायर सिस्टम एक्टिव हो गया और सायरन भी बजने लगे। धुआं उठने पर मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और करीब 15 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। दोस्तों शुरुआती जानकारी के अनुसार आग से बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इस रिफाइनरी का उद्घाटन 21 अप्रैल को होना था। इससे पहले दोस्तों रिफाइनरी में 20 अप्रैल को आग लग गई थी। आग की वजह से 21 अप्रैल को होने वाला उद्घाटन टल गया। इसके बाद 4 जुलाई को प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति बोली, सिंधु जल संधि निलंबित करना सही कदम, इसका फायदा हमारे किसानों को होगा। एग्जाम सिस्टम में सुधार के लिए सरकार प्रयास कर रही। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को पनाह देने वाले देश के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करना किसानों के लिए एक निर्णायक कदम साबित होगा। हम 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नागरिक राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहें। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि हमारे स्टूडेंट भारत के भविष्य निर्माता हैं। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चीन सामान को भारत के रास्ते अमेरिका भेज रहा, टैरिफ से बचने की कोशिश। अमेरिकी रिपोर्ट में पुणे, गुजरात और चेन्नई नेटवर्क का हिस्सा है शामिल, बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए चीनी प्रोडक्ट्स को भारत के रास्ते अमेरिकी बाजारों में पहुंचाया जा रहा है। यह दावा व्हाइट हाउस की रिपोर्ट द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम राइज स्कोप एंड कोट्स में किया गया है। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार चीन से आने वाले सामान या पार्ट्स को पहले भारत समेत दूसरे एशियाई देशों में भेजा जाता है। वहां उन्हें प्रोसेस, असेंबल या किसी दूसरे प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद तैयार सामान को अमेरिका निर्यात कर दिया जाता है। अमेरिकी प्रशासन का आरोप है कि इससे चीन पर लगाए गए टैरिफ से बचने का रास्ता निकल गया है। रिपोर्ट में इसके लिए दुनिया भर में ट्रेड रूट्स का नेटवर्क बनने की बात कही गई है। भारत के पुणे, गुजरात और चेन्नई को चीन से आने वाले सामान के एक अहम रास्ते के तौर पर बताया गया है। रिपोर्ट में यहां बनने वाले इंडस्ट्रियल पंप और कम प्रेशर में चीनी पार्ट्स का इस्तेमाल होने की संभावना का खास तौर पर जिक्र किया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आजादी के बाद पहली बार जनगणना में जाति पूछी जाएगी। कोविड वैक्सीन कहां लगवाई, कितने बैंक अकाउंट है, जैसे 40 सवाल भी पूछे जाएंगे। दोस्तों केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 40 सवालों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें लोगों से SC, ST या अन्य जाति के बारे में पूछा जाएगा। आजादी के बाद यह पहली बार होगा जब सभी समुदायों की जाति की जानकारी जनगणना में दर्ज की जाएगी। दोस्तों इससे पहले 2011 की जनगणना के फॉर्म में 29 सवाल थे। इनमें जाति से जुड़ी जानकारी के लिए सिर्फ SC, ST का विकल्प था। जनगणना 2027 के सवालों की लिस्ट में जाति से जुड़ा सवाल नंबर 10 पर है, जिसमें SC, ST के साथ जाति शब्द भी जोड़ा गया है। दोस्तों खास बात यह है कि लोगों से कोविड वैक्सीन कहां लगवाई थी यह सवाल भी पूछा जाएगा। इसके साथ मोबाइल नंबर, आधार, वोटर ID और बैंक अकाउंट से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कप्तान बनने के बाद डबल हो गई शुभमन गिल की परफॉर्मेंस। बैटिंग औसत 82 के पार, हर तीसरी पारी में शतक, सिर्फ डॉन ब्रैडमैन से हैं पीछे। दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में भारत के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल की बैटिंग कप्तानी मिलने के बाद काफी बेहतर हो गई है। कप्तानी मिलने से पहले गिल ने 59 पारियों में करीब 35 के औसत से रन बनाए थे। वहीं कप्तान बनने के बाद से उन्होंने 15 पारियों में 82 के ऊपर की औसत से बैटिंग की है। दोस्तों शुभमन गिल ने कप्तान बनने से पहले 59 पारियों में सिर्फ 5 शतक जमाए थे, यानी कि करीब 12 पारियों में 1 शतक। वहीं कप्तान बनने के बाद उन्होंने 15 पारियों में 6 शतक जमा दिए हैं, यानी कि वे अब हर शतक के लिए 3 से भी कम पारियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों क्रिकेट आंकड़ों पर काम करने वाली संस्था क्रिकविज के अनुसार बतौर कप्तान कम से कम 10 पारियों के बाद ऑल टाइम औसत के मामले में गिल दूसरे नंबर पर हैं। उनसे आगे सिर्फ डॉन ब्रैडमैन है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ने कप्तान रहते हुए 101.51 की औसत से रन बनाए थे। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।